हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फॉर 31st मई 2025। आज जो एडिटोरियल डिस्कशन के हमारे 3 मेन आर्टिकल हैं उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ आर्टिकल हमने पिक किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन बीइंग बाय संजय बारू जी, जो रैंकिंग मिराज की बात करते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक रैंकिंग है वो अच्छी हो रही है। तो क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, इसमें क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देन द सेकंड आर्टिकल बिलोंग्स टू मृणालिनी नायक जी, जिन्होंने बेसिकली जो ई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वो किस तरीके से हमको आज की डेट में मैनिपुलेट कर रहे हैं और यूजर एक्सपीरियंस जो है वो खराब कर रहे हैं, इसके बारे में बात करी है। एंड द थर्ड आर्टिकल रिलेटेड टू सेटिंग सेल ऑन आवर ओन। ये जो हमारे इंडिजिनस मेरीन इंजन्स हैं, इनके बारे में बात करते हैं कि हम अपने मेरीन इंजन या शिप के जो इंजन्स हैं उनको बनाने को हमको क्यों प्रायोरिटाइज करना चाहिए और उसमें हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं। ये 3 डिस्कशंस हमारे आज के मेन एडिटोरियल आर्टिकल्स के डिस्कशन है, इन तीनों को ही डिस्कस करते हैं। वी फर्स्ट स्टार्ट विद द रैंकिंग मिराज। ये पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल लिखा है संजय बारू जी ने। संजय बारू जी जो है ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम है एयर पावर सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, उसके फाउंडर भी हैं और एक फेलो हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के। ये बेसिकली आप ये मान के चलिए एक थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक के बेसिकली एनालिस्ट हैं जो इंडिया के वेरियस डोमेन्स को एनालाइज करते हैं और स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे इनका क्या कहना है या इनका जो आर्टिकल है वो किस बारे में बात करता है। रिसेंटली एक न्यूज़ चली थी कि नीति आयोग के जो एक मेंबर है, सीईओ जो है, उन्होंने बेसिकली बहुत ही एक्साइटिंग तरीके से ये इन्फॉर्म किया था कि इंडिया इस साल के एंड तक जापान को सरपास कर लेगा एज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पे ये उसी डिक्लेरेशन का एनालिसिस करते हैं कि हाउ गुड और हाउ बैड दैट डिस्कशन और दैट डिक्लेरेशन इज। तो यहाँ पे स्टार्टिंग उनकी कैसे होती है, यहाँ पे ये बताते हैं कि नीति आयोग के जो सीईओ हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ओवरटेक कर देगी। ये ओवरटेक कर दिया इसने जापान को टू बिकम द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब टॉप 3 पे जो इकोनॉमीज हैं वो 3 ही हैं, दैट इज यूएसए, चाइना और जर्मनी। और जर्मनी को भी हम आने वाले 2 से 3 साल में सरपास कर देंगे। तो हमारी नॉमिनल जीडीपी कितनी हो गई है? हमारी नॉमिनल जीडीपी है $4.187 ट्रिलियन। और ये जापान की जीडीपी बाय एंड ऑफ 2025, ये जापान की जो जीडीपी है $4.186 ट्रिलियन, ये इसको सरपास कर सरपास कर लेगी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि अभी भी हम जापान से बहुत लैग करते हैं। ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है। जैसे जापान की जो पर कैपिटा जीडीपी है $33,900, ये इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी से लगभग 10 टाइम्स से भी ज्यादा है। इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी स्टैंड्स है $2,880, जो दोनों के बीच में एक जमीन आसमान का फर्क रखती है। इंडिया डिस्पाइट बीइंग द थर्ड बिकमिंग or may becoming third largest economy, it is still going to be the low middle income country और एक developing country जिसका per capita income बहुत modest है। तो अगर हम इस चीज को आगे बढ़ना चाहें, मतलब हमारे पास अभी हम खुश जरूर हो रहे हैं कि इंडिया सबसे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है, बट व्हेन इट कम्स टू पर कैपिटा इनकम जो एक रियल मार्कर होता है डेवलपमेंट का, उसमें अभी हम बहुत ज्यादा पीछे चलते हैं। हालांकि दोनों के बीच में एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। इंडिया जो है ये पर कैपिटा इनकम के मामले में अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन हमारे पास एक डेमोग्राफिक्स है जो ग्रोथ प्रोसेस को सस्टेन करेगी। हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो अभी यंग है, जबकि जापान स्टिल डिस्पाइट बीइंग डेवलप्ड इट इज एन एजिंग इन इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग पावर। ये एजिंग हो गया है लेकिन अभी भी इंडस्ट्रियल इन ट्रेडिंग पावर है। ये इंडिया की जो सस्टेन्ड इकोनॉमी है पास्ट 3 डिकेड से, ये इंडिया की मैक्सिमम जो ग्रोथ आई है ये पिछले 30 साल में आई है। इसके अपने खुद के अप एंड डाउन है, लेकिन स्टिल ये बात एक इंश्योर्ड है या ये बात ये पक्की है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है ये ग्रो होगा। ये बात 1991 में मनमोहन सिंह जी ने भी बोली थी, जब उन्होंने अपनी एक बजट प्रेजेंट करने वाली बजट स्पीच में उन्होंने एक बहुत बड़े फिलोसफर विक्टर ह्यूगो की एक बात रखी थी, जिसमें उन्होंने ये बोला था, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। दुनिया की कोई भी ताकत ऐसे किसी आइडिया को नहीं रोक सकती जो जिसका टाइम आ चुका है। और इंडिया का मेजर इकोनॉमिक पावर की तरह इमरजेंस एक ऐसा आइडिया है जो वर्ल्ड अब रोक नहीं सकता। ये स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी ने 1991 में दिया था। यही आइडिया आगे चल के इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हुआ था। एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, आंगस मेडिसन नाम है इनका। आंगस मेडिसन ने एक
एक अपना एक सर्वे पब्लिश किया था, मास्टरली सर्वे ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि चाइना और इंडिया का इमरजेंस जो है उसको रोका नहीं जा सकता। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी थी, क्लासिक स्टडी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, जिसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि 1700 में चाइना और इंडिया जो है ये दोनों मिलके नियरली हाफ ऑफ वर्ल्ड इनकम कंट्रीब्यूट करते थे। और 200 साल का जो कॉलोनियल रूल इनके ऊपर चला उसने उनको जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ कंबाइन होके उसमें इन दोनों कंट्रीज का डिक्लाइन का ये कारण बना था। लेकिन मेडिसन ने ये बोला था कि अब जबकि कॉलोनियल रूल खत्म हो चुका है, इंडिया और चाइना दोनों इमर्ज होंगे, और ये हुआ भी। जैसे चाइना ने 2010 में जापान को ओवरटेक कर लिया था, और अब इंडिया का टाइम आ रहा है जब इंडिया ने जापान को ओवरटेक किया है। लेकिन संजय बारूजी यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीजें पॉइंट आउट करते हैं। जैसे उनका ये कहना है कि जब चाइना ने जापान को ओवरटेक किया था, तो जापान की इकोनॉमी 5.474 ट्रिलियन डॉलर थी। सो इट इज नॉट कंप्लीटली दैट इंडिया इज ओवरटेकिंग जापान बिकॉज इंडिया only because India is growing. It is also the Japan which is slowing down, जिसके कारण हम उससे आगे निकले। जैसे रेस होती है ना, तो रेस में क्या होता है, आप कैसे जीतते हो, या तो आप तेज दौड़ रहे हो या तो बाजू वाला आपका कॉम्पिटिटर धीमा हो गया है दौड़ने में। तो इंडिया जापान से जो आगे निकल रहा है ना, उसमें सिर्फ इंडिया के तेज भागना एक रीजन नहीं है, इसमें जापान धीमा हो गया है दौड़ने में, ये भी एक कारण है। जबकि चाइना ने जब ओवरटेक किया था तो उसका मेन कारण जापान को ओवरटेक करने का था इसकी खुद की ग्रोथ, ना कि जापान का स्लो डाउन। जब चाइना ने जापान को ओवरटेक किया था तो जापान एक अच्छी खासी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी था, और जापान जो है फास्ट भागने की कोशिश कर रहा था। तो चाइना ने अपने मेरिट पे उसको पीछे छोड़ा था, ना कि सिर्फ जापान के स्लो होने पे। जापान बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपने इकोनॉमिक स्लो डाउन की, बहुत लंबे टाइम से उसकी ये इशू बना हुआ है कि वो उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन होती जा रही है। और यही कारण है कि 2012 में जापान के प्राइम मिनिस्टर जो बने थे दैट वाज शिंजो अबे एक नया फॉर्मूला लेके आए थे, एक नया प्रोग्राम लेके आए थे जापान को और स्ट्रॉन्ग और फास्ट रन करने के लिए, उसकी इकोनॉमी को स्पीड अप करने के लिए। दैट प्रोग्राम वाज थ्री एरोस प्रोग्राम, जिसको एबेनोमिक्स भी बोला जाता है। इस प्रोग्राम के अंदर में शिंजो अबे ने यहाँ पे एग्रेसिव मॉनेटरी ईजिंग कर दी थी, मतलब इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करी थी एंटरप्रेन्योर्स को। फिस्कल पॉलिसी लिबरल कर दी थी कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन करें, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे थे जिससे जापान की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ बढ़े। इससे जापान को एक होप आई थी कि जापान की इकोनॉमी अब फास्ट भागेगी। लेकिन जब शिंजो एबे यहाँ से एग्जिट करा उन्होंने लेटर टाइम में, आज 8 से 10 साल बाद, तो उनके जाने के बाद जापान की लीडरशिप थोड़ी डल टाइप की हो गई। उनकी लैकलस्टर लीडरशिप के कारण जापान वापस स्लो डाउन होने लगा। कपल्ड विद द फैक्ट दैट डोनाल्ड ट्रम्प वहां पे आए, ये जापान को डिप्रेस अगेन करने लगा। इसके साथ साथ में जापान के साथ एक और ट्रॉमा हुआ कि जर्मनी ने फिर जापान को ओवरटेक कर लिया, क्योंकि जर्मनी कंपैरेटिवली जापान के कंपैरिजन में काफी फास्ट जो है वो भाग रहा था। इस कारण से जापान जो पहले थर्ड रैंकिंग पे हुआ करता था इकोनॉमिक साइज के मामले में, वो फोर्थ रैंक पे आ गया। जर्मनी भी स्लो डाउन हो रहा है, जर्मनी भी स्लो हो रहा है, तो जापान और जर्मनी के बीच में एक थोड़ी सी रेस लगी रहती थी कि कौन थर्ड रैंक पे मेंटेन करेगा। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस बीच में जब जापान और जर्मनी की रेस चल रही थी, जापान अपने आप को फास्ट करने की कोशिश कर रहा था, चाइना सेकंड रैंक पे पहुंच गया। और राइट नाउ चाइना जो है ये जापान को बहुत लंबे गैप से पीछे छोड़ चुका है। इट हैज बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड जर्मनी अब स्लो डाउन हो रहा है, तो इंडिया आने वाले टाइम में, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर जर्मनी को ओवरटेक करके थर्ड रैंक पे आ जाएगा। लेकिन इसके बाद चैलेंज होना शुरू होगा इंडिया के लिए, क्योंकि ये तो वो इकोनॉमी है जो लगभग सेम लेवल का इकोनॉमिक साइज पे है, 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन डॉलर पे, लेकिन चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर पे है। तो अब आने वाले 20 साल में इट विल नॉट बी इजी फॉर इंडिया टू ओवरटेक चाइना इन टू बिकम एट द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो अब ये बहुत सारा कंसर्न चलता रहा कि जापान ने, जब जैसे आपको एक बात जैसे बताना चाहूंगा कि जब चाइना ने जापान को पीछे छोड़ा था, थर्ड रैंक कैप्चर करा था,
तो उस टाइम पे जापान जो है वहाँ पे बहुत बड़ा शूकअप हुआ था। शूकअप इन द सेंस कि वहाँ पे एक न्यूज़ आई थी, कंसर्न आए थे, जापान बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो गया था क्योंकि चाइना ने जापान को रिप्लेस करके अपने आप को एक एस्टेब्लिश कर लिया था एज अ कॉम्पिटिटर ऑफ जापान। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, जापान उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं हुआ। जैसे जब चाइना ने जापान को पीछे छोड़ा था तो वहाँ के पूरे न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर भर गए थे इस बात से कि चाइना ने जापान को ओवरटेक कर लिया है रैंकिंग में। लेकिन जब इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया अभी इस साल, तो न्यूज़ में वहाँ पे जापान पे कुछ खास जो है वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। संजय बारू जी का कहना है कि उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा तो पता चला कि जापान में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं चल रही बहुत बड़े लेवल पे कि इंडिया जापान की रैंक को पीछे इकोनॉमिकली छोड़ रहा है। रीजन बीइंग दो टू, चाइना इज काइंड ऑफ एन एनिमी फॉर जापान व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक कंपटीशन। दूसरा, चाइना जो है ये जापान जो है ये इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन शेयर करता है। तो जब इंडिया आगे निकल रहा है तो ये जापान में अच्छी चीज मानी जाती है क्योंकि वो इंडिया के साथ मिलके आने वाले टाइम में कोऑपरेटिव मैकेनिज्म चला के चाइना को कंटेन भी करना चाहता है और एक ऑल्टरनेट रास्ता भी निकालना चाहता है एशिया में एंटर होने का, एशियन मार्केट को एंटर करने का। द थर्ड थिंग इज जापान डू नॉट सी इंडिया एज अ कॉम्पिटिटर। अब इसका ये मान लीजिए, ये मीनिंग भी निकाल सकते हैं कि इंडिया अभी भी एज अ ट्रेडिंग वर्ल्ड में एज अ कॉम्पिटिटर की तरह नहीं देखा जाता क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है जितनी जापान की है। तो ये भी एक रीजन है। और दूसरा एक रीजन ये भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जापान इंडिया को एज अ कॉम्प्लीमेंट देखता है, नॉट एज अ कॉम्पिटिटर। हालांकि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। कभी भी ऐसा होता है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होती है या जापान की ग्रोथ बढ़ जाती है आने वाले टाइम में, तो जापान जो है वापस इंडिया को ओवरटेक कर सकता है। हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी काफी कम है। लेकिन द पॉइंट इज, हमने जो 5 ट्रिलियन मार्क जब एक बार क्रॉस कर लेंगे तो जापान, जर्मनी, इंडिया के बीच में जो रेस चल रही है वो थोड़ी बहुत टाइम तक, कुछ टाइम तक चलती रहेगी। लेकिन इंडिया एक बार थर्ड रैंक पे पहुंच जाएगा तो चाइना तक पहुंचने में उसको काफी टाइम लगेगा। तो संजय बारू जी का कहना है कि हम ये जो रैंकिंग्स के पीछे भाग रहे हैं ना, दिस इज मीनिंगलेस, दिस इज सेंसलेस। रीजन बीइंग, हमको ये फोकस करना चाहिए कि जितनी भी कंट्रीज जो इकोनॉमिकली रैंकिंग में ऊपर हैं या हमारे आसपास भी हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ देयर पीपल बेटर। But we, on the other hand, are not being able to do so much as warrant. Being the third largest economy, हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम हमारे लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी अच्छा बनाए। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ परस्यू करेंगे, ना कि जस्ट फास्ट ग्रोथ। हम फास्ट ग्रोथ अकेले पे चलेंगे तो उससे हमारा भला नहीं होगा। हम सारे लोगों का डेवलपमेंट देखेंगे, हर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वो ग्रोथ का फायदा उठा पाएगी, तभी हमारी इकोनॉमी और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगी और लोगों की लाइफ जो है ये improve होगी। So this was the article related to rankings, related to the pursuance of economic size। उसके बाद आते हैं सेकंड आर्टिकल पे, पेइंग मोर फॉर लेस। ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट की एक एडवोकेट मृणालिनी नायक जी ने। तो यहाँ पे ये क्या बोलती हैं? ये बोलती हैं कि डिजिटल ग्रोथ जो है पिछले कुछ सालों में, इसको डिस्कस करते हैं। ये पूरे की पूरी जो एडिटोरियल एनालिसिस है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है। तो अब मृणालिनी नायक जी क्या बोलती है कि अभी एक ग्रोइंग नंबर ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो यूजर्स हैं ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी आयरनी फेस कर रहे हैं। आयरनी का मतलब होता है कि बड़ी गलत टाइप की सिचुएशन, मतलब उनकी जिंदगी के साथ एकदम जोक सा होता है ना, वैसी टाइप की सिचुएशन फेस कर रहे हैं। इस पे वो क्या फेस कर रहे हैं कि कोई प्लेटफॉर्म जितना ज्यादा डोमिनेंट होता जाता है उसका एक्सपीरियंस जो है उतना ही ज्यादा वर्स होता जाता है। when we are talking about digital platform, we are talking about services like Amazon, we are talking about services like Amazon, then Zplay, then Sony, then उसके बाद आप जितने भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, देन स्विगी, देन जोमेटो, हॉटस्टार, दीज सर्विसेज आर कॉल्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इनका कहना है मृणालिनी जी का कि ये जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म इंडिया में यूज़र बेस ग्रो करता जाता है उसका एक्सपीरियंस जो है वो उतना ज़्यादा बेकार होता जाता है। तो जैसे उनका ये कहना है, ई प्लेटफॉर्म जब स्टार्ट हुई थी
तो इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो प्रॉमिस की थी, जैसे एक्सेस हो गया, स्पीड हो गया। एक्सेस मतलब आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी चीज देख सकते हो। स्पीड हो गई, बहुत हाई स्पीड पे देख सकते हो। कन्वीनियंस हो गई, कंट्रोल हो गया। आपके पास सिलेक्शन के बहुत सारे ऑप्शन होते थे, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड कोई भी टाइप की मूवी देख सकते हैं एक ही ऐप के थ्रू। लेकिन जैसे जैसे ये एप्स जो हैं ये एक्सपांड होती गई, इनका यूजर बेस एक्सपांड होता गया, ये जो है इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये डिके होने लगे। डिके मतलब इनकी सर्विसेज और पुअर होने लगी। और इसको एक एक जर्नलिस्ट है कोरी डॉक्टरो, इन्होंने एक वर्ड दिया है जिसको बोलते हैं एनशिटिफिकेशन। तो एनशिटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये जो डिके होने लगता है, सर्विसेज पुअर होने लगती हैं ई प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म की, ये उसको बोलते हैं। तो इनका क्या कहना है, एनशिटिफिकेशन कैसे काम करता है? कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब एग्जिस्टेंस में आता है तो पहले वो यूजर्स को सर्व करता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बिजनेस क्लाइंट को सर्व करने लगता है, और फिर उसके बाद एट द एंड वो सिर्फ अपने आप को सर्व करता है। उसको यूजर्स से कोई मतलब नहीं रह जाता कि यूजर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्होंने ये दिया है प्राइम वीडियो। जैसे अमेजन ने ये नोटिफाई किया अपने मेंबर्स को, प्राइम मेंबर्स को, कि जून 17 से प्राइम वीडियो में भी एडवर्टाइजमेंट दिए जाएंगे, और अगर मेंबर्स को एड फ्री एक्सपीरियंस चाहिए है तो उस केस में उनको एक एडिशनल फी पे करनी पड़ेगी। तो फिर प्राइम मेंबरशिप लेने का सेंस क्या था, या मतलब था क्या था? मेंबर्स जो है वो क्लूलेस हो गए, हमने क्यों पैसे पे किए थे। सिमिलरली जोमेटो गोल्ड और स्विगी वन जो है, इन्होंने भी अपनी टर्म्स अपडेट कर दिए, जिसमें उन्होंने बोला है कि बरसात के टाइम पे वो एक रेन सर्च फीस लेंगे प्रीमियम सब्सक्राइबर से, जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इसके मेंबर्स बन चुके हैं। उनको बरसात के टाइम पे एक एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, दैट इज रेन सर्च फीस। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म? इनका कहना है कि जैसे जैसे यूजर ग्रोथ बढ़ती होने लगती है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है वो लिमिट होने लगते हैं, नए सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ते नहीं हैं, तो प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये रेवेन्यू पर यूजर जो है वो बढ़ाने लगते हैं, ताकि इनके प्रॉफिट बढ़ते रहे, ग्रोथ होती रहे, रेवेन्यू ग्रोथ होती रहे। लॉयल्टी जो है वो फिर रिवॉर्ड नहीं की जाती, वो पनिश की जाती है, प्राइस की जाती है। तो इस केस में ये जो फेनोमेना है, इनका कहना है कि ये एक ऐप की प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्रॉस द इंडिया जितना भी डिजिटल इकोसिस्टम है उन सब जगह पे देखने के लिए मिलने लगता है। एनशिटिफिकेशन सिर्फ फीस तक ही लिमिटेड नहीं रहता, ये एक यूजर के एक्सपीरियंस का एक पूरा सिस्टमेटिक डिग्रेडेशन होता है। जैसे डिवाइस बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होने लगता है। 2025 में कुछ प्लेटफॉर्म्स ने ऐसा किया था कि एप्पल का अगर आप आईफोन चलाते हो, टैबलेट चलाते हो, आईपैड चलाते हो, तो आपसे यूजर फीस ज्यादा ली जाएगी देन एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड यूजर्स। सेम प्लान, सेम पैकेज, लेकिन एंड्रॉयड के फ़ोन पे जब आप वो ऐप यूज़ करेंगे तो आपको चार्ज कम दिखेंगे, और आईफ़ोन, आईपैड पे आपको चार्ज ज़्यादा दिखेंगे सेम प्लान के लिए। तो ये जो है ये डिवाइस बेस्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये भी एनशिटिफिकेशन का पार्ट है। फिर उसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये कुछ नए टाइप की टैक्टिक्स यूज़ करने लगे हैं। जैसे इसको डार्क पैटर्न बोला जाता है। डार्क पैटर्न मतलब ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं मैनिपुलेटिव यूआई बनाते हैं। मैनिपुलेटिव यूआई मतलब ऐसा यूजर इंटरफेस बनाते हैं जो आपको समझ में ही नहीं आता कि आप क्या चीज के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या पैकेज खरीद रहे हैं। आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को परचेज कर रहे हैं, प्लान को, लेकिन पता चलता है एट द एंड ऑफ द डे आपने कोई दूसरा प्लान गलती से जो है पिक कर लिया। रीजन भी क्योंकि यूआई बड़ा ट्रिकी था, ट्रिक करने के लिए बनाया गया था, अनवांटेड चॉइसेस जो है वो उसको क्लिक करने के लिए। तो इसमें ये क्या क्या करते हैं, जैसे कैसे यूजर्स को ट्रिक करते हैं, जैसे फॉल्स अर्जेंसी बनाते हैं कि आज रात तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो फिर आपको कल से ये वाली फिल्म या ये मूवी आप नहीं देख पाएंगे। 2 दिन का ही आपको जो है वो बेनिफिट दिया जा रहा है कि अगर आप इन 2 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नई कुछ मूवीज आ रही है वो आप तभी देख पाएंगे। तो फेक लिमिटेड स्टॉक काउंटडाउन, बास्केट स्नीकिंग, जैसे आपने एक चीज परचेज करी तो उसके साथ 2 चीज बंडल कर देंगे कि आपको ये दोनों भी खरीदना पड़ेगा, अदरवाइज आप वो एक चीज नहीं खरीद पाएंगे। तो ये बास्केट स्नीकिंग हो गई। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी, और प्री में भी ये टर्म्स क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं।
तो ये बास्केट स्नीकिंग हो गई। देन ड्रिप प्राइसिंग हो गई, जहाँ पे जब आप प्लान चेकआउट कर रहे हैं तो कुछ हिडन चार्जेस जो है वो चेकआउट पे ही आते हैं, शुरू में आपको नहीं दिखाए जाते। देन नैगिंग, जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स कंटिन्यूअसली आपको रिक्वेस्ट या नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है वो आप खरीदने के लिए कोशिश करो। आप मूवी देख रहे हो, बीच में एक नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगा कि ये वाली गुड्स भी खरीद लीजिए, ये वाली सर्विस भी खरीद लीजिए। देन सब्सक्रिप्शन ट्रैप, कि आपने एक बार ऑटो पे करो और फिर आप ऑटो पे में फंस गए तो आप कैंसलेशन नहीं कर पाते या कैंसलेशन करना बड़ा डिफिकल्ट आपको दिखता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मैनिपुलेटिव या ट्रिकी प्रैक्टिसेस हैं कस्टमर्स को एक्स्ट्रा पे करवाने के लिए। अब हमारे यहाँ लीगल फ्रेमवर्क क्या है, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर कुछ गाइडलाइंस इशू करी थी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करना होता है ताकि वो कस्टमर्स के साथ गलत ना करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ये जो गाइडलाइंस है ये सिर्फ गाइडेंस के लिए हैं और ये बाइंडिंग नहीं है, मतलब फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो उस केस में दे डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू डिस्पाइट द गाइडलाइंस गिवन बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। देन हमारे यहाँ एक्ट कौन कौन से हैं, हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009, ई कॉमर्स रूल 2020 है। ये दोनों रूल्स और एक्ट जो है ये प्राइसिंग और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्राइसिंग में ट्रांसपेरेंसी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रोहिबिट करने की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, ये प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंडीशन डालते हैं कि उनको टर्म्स ऑफ यूज जो है वो एस्टेब्लिश करना होंगे और एक ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना होगा। कोई भी इंसान कभी कंप्लेन लेके आता है तो उसकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो पाए, उसके लिए पूरा मैकेनिज्म सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पास होना चाहिए। देन उसके बाद थर्ड, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये इंश्योर करता है कि यूजर्स से आप कोई भी चीज करवाएं या यूजर्स से किसी भी चीज पे क्लिक करवाएं तो उसके पहले आपको कंसेंट लेना पड़ेगा और उनकी प्राइवेसी, उनके डाटा को सिक्योर रखना पड़ेगा। देन कंपटीशन एक्ट 2002, ये किसी भी गलत टाइप की मार्केट प्रैक्टिस जैसे प्रेडेटरी प्राइसिंग एंड मार्केट डोमिनेंस का अब्यूज करने से प्रिवेंट करता है या प्रोहिबिट करता है किसी भी कंपनी को। लेकिन इनमें से कोई भी, ये इतने सारे एक्ट और रूल्स होने के बाद भी कोई भी लॉ जो है डायरेक्टली यूजर के एक्सपीरियंस को मैनेज या रेगुलेट करने की या इंटरफेस के डिजाइन को रिस्ट्रिक्ट या रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करता। कोई भी एक्शन तभी लिया जाता है जब ऑलरेडी किसी का लॉस, किसी कस्टमर का लॉस हो चुका हो किसी किसी गलत ट्रिकी प्रैक्टिसेस के कारण। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए, ये मृणालिनी जी बोलती हैं कि इंडिया को एक फॉरवर्ड लुकिंग एक्स एंड रेगुलेटरी अप्रोच बनानी चाहिए। मतलब चीजें हो, गलत हो, क्लाइंट के साथ कोई चीज मिसलीडिंग या गलत तरीके से की जाए उसके पहले ही कोई एक्शन लेने का सिस्टम होना चाहिए। जैसे ईयू में, यूरोपियन यूनियन में एक एक्ट है ईयू डिजिटल मार्केट एक्ट, और एक उसी उसी इसी एक्ट की तरह हमको भी एक डिजिटल कंपटीशन बिल निकालना चाहिए जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू गलत प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रेगुलेट करे और यूजर्स को थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे जाने से रेस्ट्रिक्ट करे और कोर डिजिटल सर्विसेज जो हैं वो उन पे ही रहने पे हेल्प करे। तो बेसिकली कस्टमर या क्लाइंट बेस्ड या जो यूजर बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो चीज सही क्वालिटी और सही टाइम में मिले, इस चीज पे फोकस करने की और इनसे रिलेटेड रूल्स बनाने की जो है हमको कोशिश करना चाहिए, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। सो दिस वाज अ वेरी गुड आर्टिकल जो आप याद रख सकते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। द थर्ड आर्टिकल रिलेट्स टू शिप बिल्डिंग, सेटिंग सेल ऑन आवर पोर्ट। तो ये आर्टिकल किसने लिखा है, ये दो लोगों ने लिखा है, संजीव सान्याल जी ने और आदित्य सिन्हा जी ने। संजीव सान्याल जी जो है ये बेसिकली पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं, और सिन्हा जी जो है, ये सिन्हा जी, आदित्य सिन्हा जी एक थिंक टैंक है उस पे, उसके पार्ट हैं और ये स्टेट कैपेसिटी या इकोनॉमिक पॉलिसीज पे आर्टिकल्स लिखते हैं। तो अब इनका क्या कहना है, बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिस्कस इज कि इंडिया की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रमोट या सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि 2025 का जो यूनियन बजट आया था उसने इंडिया के मेरी टाइम रिसर्जेंस के लिए काफी स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि एक मेगा क्लस्टर डिक्लेयर किया है, एक 25,000 करोड़ रुपीस का मेरी टाइम डेवलपमेंट फंड बनाया है, मेरी टाइम या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को कस्टम्स ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया है,
और लार्ज वेसल्स के प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया है, जिससे उनको बैंक के लोन बहुत अच्छे से या इजीली मिल पाए। इसके साथ साथ में गवर्नमेंट जो अपनी कंपनीज हैं, पीएसयू या प्राइवेट कंपनीज, उनका ग्लोबल शिप बिल्डिंग जो मेजर कंपनीज हैं, ग्लोबल शिप बिल्डिंग जायंट्स जो हैं, उनके साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप्स कर रही है ताकि हम उनके साथ मिलके बड़े लेवल के शिप्स को बिल्ड करें, ताकि इंडिया, हमारा एम क्या है, इंडिया को टॉप 5 शिप बिल्डिंग नेशन में से वन ऑफ द नेशन बनाना बाय 2047। हालांकि इंडिया को अगर इस मामले में लीड करना है शिप बिल्डिंग के मामले में, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेने की जरूरत है, जो ये सान्याल जी और सिन्हा जी बोल रहे हैं। इनका क्या कहना है कि एक हल इंजन के बिना सिर्फ एक खोखा होता है, एक शेल, जैसे एक शिप होता है, तो ये शिप शिप का जो बेसिकली आउटर पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड हल, और उसके अंदर जो इंजन होता है जो शिप को आगे चलाता है। तो अब इनका क्या कहना है कि हम जिस चीज पे फोकस कर रहे हैं वो हल बनाने पे कर रहे हैं। We are not focusing on building an engine, and an hull without an engine is just a shell जो फॉरेन सप्लायर्स पे डिपेंडेंट होता है। मैरीन इंजन्स जो होते हैं, जो भी इंजन्स आते हैं ना शिप को चलाने के लिए, ये किसी भी शिप का 15 to 20% पार्ट बनाते हैं, और ये शिप की परफॉर्मेंस के लिए सबसे कोर होते हैं। एक शिप की परफॉर्मेंस उसके इंजन से डिसाइड होती है। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में एक बहुत बड़ा इशू है, हम 90% से ज़्यादा इंजन्स जो हैं, हमारे जितने भी इंजन्स, हम जितने भी शिप बनाते हैं, उनमें से 90% से ज़्यादा इंजन्स जो 6 मेगावाट से ज़्यादा की कैपेसिटी के हैं, जो बड़े शिप्स के लिए ज़रूरी होते हैं, वो हम आउटसोर्स करते हैं या फॉरेन कंपनीज से खरीदते हैं। और फॉरेन कंपनीज में भी मेन कौन है? 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिसमें जर्मनी, फिनलैंड, यूएस, जर्मनी, यूके और जापान की कंपनीज इंक्लूड हैं। और ये हमारा मतलब दिस इज कॉल्ड एन ओलिगोपोलिस्टिक कंसंट्रेशन, मतलब कुछ चंद कंपनियां दुनिया भर में बड़े लेवल के इंजन्स के प्रोडक्शन को कमांड करती हैं, और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो मान लीजिए कभी हमारे इनसे रिलेशन खराब हो जाते हैं, या हम कभी कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो इन कंट्रीज को पसंद नहीं आता, तो ये हमको जो है इंजन सप्लाई करना बंद कर देंगे, और हमारे शिप बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो वहीं ब्रेक हो जाएंगे। तो इनका क्या कहना है, ये दोनों का, सान्याल जी और सिन्हा जी का कहना है कि अगर हम प्रॉपरली एक शिप बिल्डिंग नेशन की तरह इमर्ज होना चाहते हैं, सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू फोकस इज ऑन बिल्डिंग अवर ओन इंजन्स। हमको अपने खुद के इंजन बनाना चाहिए। रीजन बीइंग, क्योंकि ये जो फॉरेन कंपनीज के इंजन आते हैं, इनकी जो ये इंजन कंट्रोल यूनिट्स होती हैं, ये प्रोप्राइटरी यूनिट्स होती हैं। प्रोप्राइटरी यूनिट्स मतलब इस पे इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये क्लोज्ड सोर्स होते हैं, मतलब वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच दे वर्क, बिकॉज दे डोंट टेल अस द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स ऑफ दोस इंजन, ताकि हम उस इंजन को ना बना पाए। वी आर नॉट अलाउड टू मेक इंजन्स बाय द टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज व्हिच दे यूज टू मेक देयर इंजन। तो इस कारण से क्या होता है कि हम फॉरेन फर्म्स पे डिपेंडेंट बने रहते हैं, ना सिर्फ प्रोक्योरमेंट के लिए, इंजन खरीदने के लिए, बट सब्सिक्वेंट सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए, और उनके स्पेयर पार्ट्स भी अगर रिप्लेस करना है तो उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए भी हम इन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और ये कंपनीज या ये कंट्रीज जो हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे कभी भी हमको ये स्पेयर पार्ट या सॉफ्टवेयर अपडेट देने से मना कर सकते हैं, जिससे हमारे इंजन जो है डिस्टेबलाइज हो जाएंगे और हमारी शिप्स किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इंडिया ने अपने खुद के इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए या इंजन डेवलप करने के लिए एक स्टेप लिया है। जैसे इंडियन नेवी ने एक किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड कंपनी नाम की कंपनी के साथ 270 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट साइन किया है, जिसके अंदर में वो 6 मेगावाट के मीडियम स्पीड मेरीन डीजल इंजन बनाएंगे। हालांकि जो शिप बिल्डिंग का एक्चुअल गेम आता है वो कहाँ से आता है, जब हम 30 मेगावाट के इंजन्स डेवलप करेंगे, बिकॉज दीज आर द पावरफुल इंजन्स विच आर रिक्वायर्ड टू रन और सपोर्ट अवर बिगर वेसल्स। हालांकि ये इंजन डेवलप करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हैं। पहला, एक तो हमारे पास इंजन की डिजाइन नहीं है, मॉडर्न मेरीन इंजन डिजाइन जो 30 मेगावाट या उससे बड़े लेवल के इंजन को बनाने में हेल्प करते हैं, हमारे पास वो इंजन डिजाइन टेक्नोलॉजी नहीं है। मेरीन इंजन डिजाइन जो है ये किन क्या क्या चीजें शिप की डेवलप करती है, जैसे शिप की प्रोपल्शन एफिशिएंसी, थर्मल परफॉर्मेंस, टेम्परेचर बेस्ड परफॉर्मेंस, एमिशन के जो रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी है।
ये इंजन के डिजाइन पे डिफिशियंसी करती डिपेंड करती है। जैसे कोई शिप कितना अच्छे से प्रोपेल कर पाएगा, मूव कर पाएगा, कितनी फास्ट स्पीड पे मूव कर पाएगा, कितना टन या कितना वेट उठा पाएगा, ये सब एक इंजन के डिजाइन पे डिपेंड करता है। और मॉडर्न मेरीन इंजन डिजाइन जो है 30 मेगावाट से ऊपर के, इसकी डिजाइन अभी तक हमने डेवलप नहीं करी है। तो जब तक हम डिजाइन अपने खुद के डिजाइन कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करेंगे, डिजाइनिंग कैपेबिलिटी मॉडर्न इंजन की, तब तक हम इस 30 मेगावाट या उससे ऊपर के इंजन डेवलप नहीं कर पाएंगे और हम फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट बने रहेंगे। दूसरा, इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है लार्ज मेरीन इंजन बनाने में एक मेटलर्जिकल चैलेंज। ये जो शिप बिल्डिंग होती है, ये जो शिप मॉडर्न शिप बनाए जाते हैं, ये कुछ एडवांस टाइप के मटेरियल पर बनाए जाते हैं। एडवांस मटेरियल में कौन से आते हैं? ये दीज शिप्स रिक्वायर हाई क्रोमियम स्टील एंड निकल बेस्ड सुपर अलॉयज, और ऐसे कंपोजिट मटेरियल पर बनाए जाते हैं जो थर्मली स्टेबल हो। जब टेम्परेचर इंजन का बहुत बढ़ता है तो वो कंपोजिट्स, वो जो मटेरियल है वो डिके ना हो या खराब ना हो। तो अभी हमारी ये वाले जो एलॉयज हैं, इनकी प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज बहुत लिमिटेड है, और जब तक हम इनको बनाने की कैपेबिलिटीज डेवलप नहीं करते, तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम अच्छी क्वालिटी के इंजन जो हैं वो डेवलप कर पाए, जो एक्सट्रीम थर्मल और मैकेनिकल कंडीशंस में अच्छे से काम कर पाए। तीसरा जो इशू आता है हमारे सामने, वो आता है ट्राइबोलॉजी का। ट्रिबोलॉजी क्या होता है? इट इज द साइंस ऑफ वियर, लुब्रिकेशन एंड फ्रिक्शन। मतलब वो साइंस जो वियर, इंजन जो होता है वाटर के अंदर, सलाइन वाटर में काम करता है, आपको पता है सी के अंदर, ये शिप्स जो है सी के अंदर काम करते हैं। इंजन जो है फ्रीक्वेंटली सलाइन वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, सलाइन वाटर की कैपेसिटी होती है कि वो इंजन को बहुत फास्ट रेट पे डिके करता है, लुब्रिकेशन जो है वो उसका रोकता है, और फ्रिक्शन कर कॉज करता है। वाटर में जब शिप पास होता है तो बहुत हाई फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो अगर आपको हाई एफिशिएंसी मरीन इंजन बनाना है, तो आपको ये साइंस, ये जो ट्रिबोलॉजी वाला एस्पेक्ट है, इस पे बहुत स्पेशलाइज्ड काम करना पड़ेगा। आपको ऐसी कोटिंग्स बनानी पड़ेगी जो कोटिंग्स इनको वियर, टियर, फ्रिक्शन, रस्टिंग, इन सबसे प्रोटेक्ट करके रखे। और इसके लिए हमको कार्बन और प्लाज्मा स्प्रेड कंपोजिट डेवलप करने की जो है वो नीड है। एडवांस कोटिंग्स डेवलप करने की नीड है जो जो हमारे इंजन के पार्ट्स, स्पेयर्स और इंजन की ओवरऑल सरफेस और बॉडी को रस्ट ना करे या खराब ना करे। इंडिया यहाँ पे भी लैग करता है और इसलिए हमारे सामने इशू है। द फोर्थ एंड द बिगेस्ट इशू इज, हम तब तक नेक्स्ट जनरेशन मरीन इंजन नहीं बना सकते जब तक हमारे टॉप इंस्टीट्यूट जो है वो हमारे बच्चों को पुराने आउटडेटेड इंजन मॉडल पढ़ा रहे हैं। जैसे इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप ब्रिंगिंग यार्ड है कहाँ पे? भावनगर, गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में अलांग नाम की जगह है, जहाँ पे हमारे लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है। बड़े बड़े शिप्स वर्ल्ड के यहाँ पे आते हैं और उनको यहाँ पे डिस्कार्ड या ब्रेक या डिसमेंटल किया जाता है और उसमें से इंजन निकाले जाते हैं। लेकिन ये जो शिप्स हैं जिनमें जिनमें जो सबसे अभी रिसेंट वाले इंजन यूज किए गए थे, जब उनको डिसमेंटल किया जाता है तो इंजन को अलग डिस्कार्ड कर दिया जाता है। दे आर नॉट यूज टू टीच और बेसिकली कहना चाहिए ट्रेन अवर स्टूडेंट्स, अवर न्यूअर स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन स्टूडेंट्स कि वो नए मॉडल्स, नए इंजन्स कैसे काम करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल के अच्छे लेवल के, अच्छे क्वालिटी के इंजन डेवलप करें, न्यू जनरेशन इंजन, तो हमको उनको वो नए वाले मॉडल्स ऑफ इंजन्स पे ट्रेन करना पड़ेगा, ना कि पुराने आउटडेटेड मॉडल्स पे। एंड द लास्ट थिंग इज दैट इज इनोवेशन मिशन। हमको कुछ भी करके ये जो नए जनरेशन के टेक्नोलॉजिकल या टेक स्टार्टअप आ रहे हैं, इनको सपोर्ट देने की जरूरत है, बिकॉज दीज टेक स्टार्टअप्स आर गोइंग टू डू इनोवेशन मिशन एंड अ गुड R&D एंड डेवलप मॉडर्न इंजन विच इज गोइंग टू हेल्प इंडिया इन मेंटेनिंग और बिल्डिंग देयर ओन इंडिजिनस, दैट इज इंडिजिनस होना चाहिए इंजन्स। तो अब ये 5 चैलेंजेस जब तक हम फुलफिल नहीं करते हैं या चैलेंज डील नहीं करते, तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हम शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री में बहुत अच्छी कंट्री की तरह इमर्ज हो पाए। हमारे शिप्स तो बनेंगे, नए शिप्स तो बनेंगे, लेकिन वो सारे के सारे जो इंजन्स हैं वो फॉरेन कंपनीज पे डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे हमने अपना खुद का तेजस फाइटर बना लिया है, लेकिन ये अभी भी इम्पोर्टेंट इंजन्स पे, इम्पोर्टेड इंजन्स पे रन करता है, जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को आने वाले टाइम में खतरा है।
So to solve that, we need to develop our own engines. This was the crux of the article. So I hope these three articles are clear to you. These three are very important articles of the day. फिर से बता देता हूँ, हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर दिया है, तो उस केस में इकोनॉमिक रैंकिंग कितना मैटर करती है. दूसरा हमने डिस्कस किया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट एंड हाउ आर दे over the period of time decaying or degrading their services. And the third thing we discussed was the indigenous shipbuilding industry. सो आई होप these three articles are clear to you. इनको रीड भी करिएगा खुद से एक बार, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी. और जो कीवर्ड्स होते हैं जो आपको ऐसे और मेंस के आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं, वो भी हेल्प करेंगे. रिमाइंडर, हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, जो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. उस चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम इट, वी आर स्टार्टिंग अवर जीएस कोर्स फ्रॉम 10th of June 2025. तो अगर आप उस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो डू कॉन्टेक्ट अस ऑन अ नंबर दैट इज 8962291192 फॉर एनी डिटेल्स और इंक्वायरी. Thank you very much for watching the video.